हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अश्विनी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम पढ़ रहे थे फोर्थ चैप्टर जिसका नाम था कार्बन एवं उसके यौगिक। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक। और उसके अंदर हमने एथेनॉल को क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। और आज हमारे लिए जो बचा है वो है एथेनोइक अम्ल। आप सभी को पता है जो एथेनोइक अम्ल है वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, सदस्य यौगिक होता है। और इसे कई अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे इसका जो सामान्य नाम होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, एसिटिक अम्ल कहते हैं। ये याद रहना चाहिए। अब जो एसिटिक अम्ल है या जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, एथेनोइक अम्ल कह रहे हैं, अगर उसका 3 से 4% जो विलियन होगा और उसे हम क्या बोलेंगे, सिरका कहेंगे। आपको पता ही होगा सिरका जिसे विनेगर कहते हैं, उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। देखो अचार मुरब्बे के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर क्या करा जाता है, उसके परिरक्षण के लिए इसका उपयोग करा जाता है। तो ये याद रख लेना, क्योंकि अचार में ये परिरक्षक के रूप में इसका क्या करा जाएगा, उपयोग करा जाएगा। जो शुद्ध एथेनोइक अम्ल होता है इसका गलनांक 290 केल्विन होता है। यानी 290 केल्विन होने का मतलब हो गया कि कमरे के तापमान पर कि सामान्यतः द्रव अवस्था में रहेगा, लेकिन थोड़ा सा भी ठंडा मौसम आएगा, जैसे हमारे सर्दियों के अंदर जो घी होता है वो जम जाता है, इसी प्रकार जो शुद्ध एथेनोइक अम्ल होगा वो सर्दियों के अंदर क्या हो जाएगा, जम जाएगा। ये याद रख लेना। इसलिए ठंडी जलवायु में, शीत के दिनों में ये क्या हो जाता है, जम जाता है। जमे हुए एथेनोइक अम्ल को क्या बोला जाता है, ग्लेशियर एसिटिक अम्ल कहते हैं। ये याद रहना चाहिए। कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होता है वो क्या कहलाता है, दुर्बल अम्ल होता है। तो एक बार इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, उसको क्या कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। आपको पता है एथेनोइक अम्ल है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ये याद रहना चाहिए आपको। अब देखो, जब एथेनोइक अम्ल को किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं, एथेनॉल के साथ करवाते हैं। किसकी अभिक्रिया करवाई हमने, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवाई, एथेनॉल अम्ल से करवाई। तो हमें क्या प्राप्त होगा, एस्टर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एस्टर। और जो जल होगा वो क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये याद रख लेना। अब देखो कैसे निकलता है, समझ लो। हमने क्या करा है, हमने यहां पे क्या लिया, एथेनॉल लिया। इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ करवाई है, एथेनोइक अम्ल के साथ करवाई है। तो होगा, देखो यहां से तो क्या हट जाएगा, OH हट जाएगा, यानी अल्कोहल ग्रुप हट जाएगा। और यहां से क्या हट जाएगा, हाइड्रोजन। तो देखो जो H2O होगा वो तो बाहर निकल गया। अब बचा क्या है, CH3COO, CH3COO। और यहां पर क्या बचा हुआ है, CH2। तो यहां पर लिख दो CH, अरे सॉरी, C2H5। क्या बचा है, C2H5। ये देखो, इसको ही अपन क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कि एस्टर का निर्माण कैसे होता है, कि जब एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल के साथ क्या कराई जाती है, अभिक्रिया करवाई जाती है, तो किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। जो H2O होता है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब इसका उपयोग कहाँ करा जाता है, तो आपने जितने भी इत्र देखे हो या सुगंधित द्रव्य देखते हैं, जो भी आप सूंघते हैं, जिनको आपको मजा आता था, वो सारे के अंदर क्या डाला हुआ होता है, एस्टर डाला हुआ होता है। ये याद रख लेना, ठीक है। तो देखो एस्टर की गंध कैसी होती है, मृदुल मीठी होती है। और इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों के रूप में किया जाता है। याद रहना चाहिए। ये तो एस्टर हो गया। अब देखो, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया द्वारा, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है क्या होता है, क्षार होता है। तो ये पुनः जो एस्टर होता है, यानी एस्टर पुनः किससे बदल जाता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, साबुनीकरण कहा जाता है। तो देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, ये एस्टर प्राप्त हुआ था, ये भाई एस्टर प्राप्त हो गया। इसके साथ हमने किसके साथ अभिक्रिया करवानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवानी। अब आपको पता है कि सोडियम दो चीजों में टूटेगा, एक सोडियम आयन के अंदर और एक हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर। और आपको पता है ये यहां से टूटेगा, टूट गया भाई। तो देखो क्या क्या बना, एक तो बना CH3COO और इसके साथ कौन आके जुड़ गया, सोडियम जुड़ गया। और यहां से हमें क्या प्राप्त हो गया, देखो
C2H5, क्या बचा था? OH बचा था, यानी एथेनॉल प्राप्त हो गया। तो ये जो प्राप्त हुआ है एस्टर के द्वारा, इस अभिक्रिया को बोला जाता है साबुनीकरण। क्या कहा जाता है इसको? साबुनीकरण। तो साबुनीकरण से हमें क्या प्राप्त हो गया? सोडियम एसीटेट प्राप्त हो गया। तो देखो ये यहां से अपन को क्या प्राप्त हो गया, ये देखो। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो साबुन की दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ सोडियम और पोटेशियम के क्या बनते हैं? लवण बनते हैं, जिससे हमारे जो साबुन होते हैं वो क्या होते हैं? तैयार होते हैं। तो एक बार इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब देखो, जब हम क्या करेंगे, क्षार के साथ क्या करेंगे? अभिक्रिया करवाएंगे। आपने थोड़ी देर पहले देखा था, क्षार के साथ हमने किसके साथ अभिक्रिया करवाई थी? एस्टर के साथ। इस बार हम क्या करेंगे? एथेनोइक अम्ल के साथ किसकी अभिक्रिया कराएंगे? क्षार की अभिक्रिया कराएंगे। तो आपको पता है ये रहा भाई CH3COOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी अभिक्रिया हमने करवाई। तो आपको पता है ये यहां से टूटेगा और ये यहां से टूटेगा। तो आपको पता है यहां से क्या बचा था? CH3COO, ये किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा? सोडियम के साथ। तो क्या बन जाएगा? सोडियम एसीटेट या सोडियम एथेनोएट। ठीक है, जो भी आपको नाम याद हो अच्छी बात है। यहां से क्या टूटा था? OH, और इधर से क्या टूटा है? हाइड्रोजन। तो OH और H मिलकर क्या बनता है? H2O। लो भाई, कंप्लीट हो गया। तो याद रख लेना, खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। तो ये भी चीज याद रख लेनी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब याद रख लेना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तो आपको बताया था, जो एथेनोइक अम्ल होता है वो कैसा होता है? दुर्बल अम्ल होता है। जब दुर्बल अम्ल है, यानी अम्ल तो है ये, जब इसके साथ अपन क्या कराते हैं? धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाएंगे। तो आपको पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर नहीं सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि हमें क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो ये तो पता ही है आपको। यहां पर मैं लिख देता हूं कि जब भी धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किसकी अभिक्रिया करवाई जाती है? एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाती है, या एसीटेट एसिड की अभिक्रिया करवाई जाती है। तो आपको पता है, जब धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? लवण, जल, और क्या प्राप्त होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर देख लो, हमने क्या लिया है भाई? एथेनोइक अम्ल लिया है, सोडियम कार्बोनेट लिया है। तो सोडियम कार्बन यहां से टूटेगा भाई, ये हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा? सोडियम धातु आ जाएगी, और क्या बन गया? सोडियम एसीटेट तो बना ही है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O क्या हो गया? बाहर निकल गया। इसी प्रकार यहां पर देखो, एथेनोइक अम्ल है, यहां पर हमने क्या करवाया है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाई है। तो यहां से ये हाइड्रोजन हट गया, यहां पर कौन आ गया? सोडियम। तो सोडियम एसीटेट बन गया। अब बचा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। यहां से क्या बचा है? यहां से हमने H और एक O ले लिया और H बचा, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो H2O बाहर निकल गया। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। आप इसका भी क्या लो? स्क्रीनशॉट लो। चलो अब देखो, हो गया क्या कंप्लीट? अपने हो गया मतलब। तो अब अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या होता है? साबुन और अपमार्जक। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसके सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं, तो आपको याद कर लेना है। देखो, अधिकांश जो मेल होते हैं वो कैसे होते हैं? तेली होते हैं। अब देखो, आपने अभी तक हमने क्या देखा? हमने अभी तक देखा सोडियम एसीटेट देखा। सोडियम एसीटेट था, वहां पर आप देखोगे, पहले मैं आपको दिखा देता हूं कैसे होता है। यही सोडियम एसीटेट होता है, कोई भूला तो नहीं है थोड़ी देर की वीडियो में? तो देखो, यहां पर आप ढंग से देखोगे, पहले मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं ना, तो ये लगेगा क्यों लग रहा है, और आधे बच्चे क्यों ही समझेंगे इसको। ये देखो, ये सोडियम है,
ये क्या है, धातु आयन होगा। और ये जो है ये क्या है, कार्बोक्सिलिक, यानी कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं, लेकिन अपन तो ये लिख लेंगे कार्बोक्सिलिक आयन, यानी कार्बन की श्रृंखला मान लो आप, तो ये तो इतनी समझो। अब ये जो होगा ना धातु आयन जो होगा, ये किसके साथ बंध बना लेगा, धातु के साथ नहीं रे, जल के साथ। यानी जो साबुन होती है वो क्या करता है, साबुन जो, जैसे मान लो साबुन क्या करेगा, साफ सफाई करता है, जैसे कपड़े धोने लगे, कपड़े के अंदर क्या तेल का दाग लगा हुआ है। अब क्या होगा, जो साबुन होगा, साबुन में जो धातु आयन होगा वो जल के साथ क्या होगा, बंधा हुआ रहेगा। और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है या कार्बोक्सिलिक आयन की संरचना है, वो क्या करेगी, मेल को क्या करेगी, घोलेगी, यानी वो मेल के साथ बंधी हुई रहेगी, जिसके कारण क्या होगा, साबुन अच्छी तरीके से क्या कर पाएगा, जो तेल या मेल वाले दाग होते हैं उसको क्या कर पाएगा, साफ कर पाएगा। इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसकी जो संरचना होती है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं ना। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो अभी थोड़ी देर के लिए बात बताऊंगा अभी थोड़ी। अधिकांश जो मेल होते हैं वो कैसे होते हैं, तेलीय होते हैं। तेल पानी में क्या होता है, अघुलनशील होता है। अब ये तो मत कह देना कि घुलनशील होता है, आपने देखा होगा छोटी क्लासों के अंदर, जैसे हम पानी के अंदर यानी जल के अंदर क्या डालते हैं, तेल डालते हैं तो तैरने लगता है ना। तो तेल जो होता है वो पानी के अंदर अघुलनशील होता है, यानी अब पानी के अंदर आप तेल धोने बैठोगे तो तेल साफ होने वाला नहीं है। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, साबुन का उपयोग करते हैं। साबुन के अणु लंबे श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम क्या क्या होते हैं, लवण होते हैं। सीधी सिंपल सी बात है। साबुन का जो आयनिक भाग होता है वो जो जल के साथ, जल से, जबकि कार्बन की जो श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है। तो मैंने यही बताया कि जो धातु आयन है ये जल के साथ क्या करेगा, बंद बनाकर बैठा रहेगा। जैसे पानी डालेंगे तो क्या कर देगा, धो देगा साफ। और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो जो मेल के साथ क्या बना लेगा, वो मेल कैसा होगा, तेलीय। तो ये तो बात कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, तो समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार साबुन के अणु क्या बनाते हैं, मिसेल संरचना बनाते हैं ना, जहां अणु का एक सिरा तेल की कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। देखो यहाँ पे संरचना बनाई देता हूं। तो देखो ये संरचना, ये देखो ये तेलीय मेल है, यहां से कार्बन की श्रृंखला आपस में क्या बना के बैठी है, बंद बनाकर बैठी है। और आप देखो ये जल के साथ ये धातु आयन क्या करके बैठा है, बंद बना के बैठा है। ये जो संरचना होगी, संरचना को क्या बोलेंगे, मिसेल कहेंगे। देखो इससे पानी का एक इमल्शन बनता है और इस प्रकार साबुन का मिसेल मेल को क्या कर देता है, पानी से बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो आप एक बार इसका क्या लो, स्क्रीनशॉट लो। चलो अब भाई चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ना याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इसका डायग्राम काफी बार पूछा गया है। चलो अब देखो, कभी कभी देखा होगा कि जब दाग होते हैं वो साबुन से साफ नहीं होते। जैसे मान लो तेल है, ग्रीस है, जो हैवी वाटर होता है जिसे भारी पानी कहते हैं, जब क्या होता है उसमें बहुत सारे ऐसे आयनिक कण होते हैं। वो आयनिक कण किसके होते हैं, आपने देखा होगा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। इसके लिए हम ऐसे अपमार्जकों का, डिटर्जेंट्स का उपयोग करते हैं जो कपड़े को क्या कर पाते हैं, आसानी से साफ कर पाते हैं। ठीक है, तो अपमार्जक देख लो, अपमार्जक पूछा जाता है एग्जाम में, कभी साबुन पूछ लेगा, कभी अपमार्जक पूछ लेगा। तो देखो एक अन्य प्रकार का यौगिक यानी अपमार्जक का उपयोग कर इस समस्या को निपटाया जाता है। अब किस समस्या को निपटाने की बात हो रही है, जब क्या होता है, जब कपड़े साबुन से भी साफ नहीं होते हैं तो अपन किसका उपयोग करते हैं, अपमार्जक का उपयोग करते हैं। अब अपमार्जकों का उपयोग करते हैं तो देखो, अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनिया के क्या होते हैं, लवण होते हैं। अब आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या बताया था, जो साबुन होता है वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि जो अपमार्जक होते हैं वो किसके लवण होते हैं, सल्फोनिक अम्ल और अमोनिया के लवण होते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अपमार्जक किसके लवण होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सल्फोनिक लवण या अमोनिया के लवण होते हैं, जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। ये भी बात याद रख लेना।
इन यौगिकों का आवश्यक सिरा कठोर जल यानी जो भारी पानी होता है उसके साथ उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ क्या होता है, अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते और इस प्रकार वे कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। आज के ग्राउंड वाटर के अंदर हमारे जो भूजल जो होता है उसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम और भारी धातुएं होती है, जिसके कारण जो कपड़े के अंदर कभी कभी साबुन जो होती है, आपने कभी देखा भी होगा कि साबुन झाग ही नहीं बनाती। ठीक है, इसलिए अपन क्या करते हैं, अपमार्जकों का उपयोग करते हैं। अपमार्जक क्या करता है, वो मैग्नीशियम और जो कैल्शियम होता है इसके साथ बंध नहीं बनाता। जब बंध नहीं बनाएगा तो क्या नहीं होगा, वो कपड़े को साफ कर लेगा, है ना। सामान्यतः अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू और कपड़े धोने के उत्पाद में होता है। तो ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। हमारी केमिस्ट्री की जो 4 चैप्टर थे वो यहाँ पर क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम उसको क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे।